नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें, सबसे पहले हम लोग परफेक्शन आईएएस से यहाँ पे 2 टेस्ट देख चुके हैं। आस्था आईएएस से टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इम्तिहान से यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है 3 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस से जो है टेस्ट देखने जा रहे हैं और दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट होगा। और टेस्ट नंबर फर्स्ट में जो है टोटल 150 बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन है। तो इन 150 प्रश्न में देखेंगे तो आज हम लोग इसका हाफ करेंगे, पार्ट 1 75 प्रश्न करेंगे, साथ साथ जो है 75 जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जो लोग भी ये सब टेस्ट देखना चाहते हैं वो जाके देख लेंगे। बाकी देखिए पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ये आज जो देखेंगे हम दृष्टि से टेस्ट देखेंगे और इनका टेस्ट जो है क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन होता है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस टेस्ट में अभी, कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ई को रखा गया है। ठीक है, जैसे बताया गया है कि अभी जो है ऑप्शन ए बी सी डी ही रहेगा, यहाँ पे ई को भी रखा गया है। वैसे क्वेश्चन जो है बेहतर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पैरेलली जो है आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी 69 के लिए जो है मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है। वहाँ पे डेली आपको जो है काम वगैरह दिया जाता है। ठीक है, और डेली वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी किया जाता है, तो वो प्रोग्राम तो चल रहा है। बाकी इसके अलावा आप सभी के लिए ये भी काम यहाँ से हम जो है कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूपीपीसीएस जो है 2024 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, साथ साथ आर के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, और यूपीएससी जो है 2024 के लिए ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे जो है पैरेलली रन कर रहा है। तो जो लोग भी इन सब में किसी का भी तैयारी करते हैं तो वो लोग जो क्या कर सकते हैं, इन सब प्रोग्राम से ऐड हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो टेस्ट है ये आपका क्या है, इतिहास का है। ठीक है, और इतिहास में एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कक्षा 6 से लेके और कक्षा जो है 12 तक के ऊपर। साथ साथ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी कवर किया गया है, जून जुलाई 2022। ठीक है, तो चूंकि आपको किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो 12 से 15 महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, वैसे में यहाँ पे जून जुलाई मंथ 2022 का कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन का भी कलेक्शन है। तो मेरे साथ पैरेलली एक एक क्वेश्चन आप लोग करें अटेम्प्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा वक्त आपको देता हूँ दूंगा। ठीक है, सारा जो है ये लेक्चर की बात करें तो सुबह 9 बजे, ठीक है 9 बजे ही कवर कर रहे हैं हम कवर। तो सुबह 9 बजे लाइव आप आके और डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, बाकी इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? आसान सा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करेंगे, ठीक है आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसका पूर्वी पूछा है यानी ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ईस्ट में क्या हो गया आपका आलमगीरपुर हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट में देखेंगे तो ये पाकिस्तान का खुद का केंडोर हो गया वेस्ट में। यहाँ पे नॉर्थ में देखेंगे तो भारत में जो देखेंगे तो मांडा जो है कश्मीर पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो सुरतगुई है जो अफगानिस्तान में है, उसको भी माना जा सकता है। वो ऑप्शन में आपको सुरतगुई दिखे या मांडा दिखे, जो भी दिखे, अगर भारत में पूछे तो मांडा ही इसका बाउंड्री होता है। उसके अलावा साउथ में जो है इसका यहाँ पे सीमा क्या हो जाएगा आपका, ये दैमाबाद हो जाएगा। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, चलिए तीन सब बातों को भी थोड़ा याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जैसे आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, नगर नियोजन जो है काफ़ी बेहतरीन था यहाँ पे, और ये जो है भारत और पाकिस्तान में लगभग जो है 1.5 जो है मिलियन वर्ग जो है आपको किलोमीटर में विस्तृत थी। और वैसे में जो है इसका मैक्सिमम जो क्षेत्र आपको देखने का मिलेगा, मुख्य क्षेत्र, तो ये पाकिस्तान। ठीक है, भारत में जो देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा वगैरह में बहुत सारा इसका देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो एक और बात याद रखेंगे, अभी तक जो है 4000 प्लस जो है स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन आपको 4000 प्लस स्थलों पर ध्यान नहीं देना है, कुछ जो फेमस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग एक एक प्रश्न को करेंगे। ठीक है, कम प्रश्न करने का वजह ये है, मैं चाहता तो 1 से 1.25 घंटे में आपका पूरा प्रश्न करा देता, लेकिन एक डिटेल एनालिसिस टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग कीजिए, निम्नलिखित में से किसे जो है महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए गांधी जी भारत कब आते हैं, 1915 में। ठीक है, तो 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, और यहाँ पे जो है पहुंचते हुए एक नया पत्ती जो है उसका ये शुरुआत करते हैं, और उसे जो क्या नाम दिया जाता है, सत्याग्रह वगैरह। ठीक है, अब देखिए भारत में गांधी जी आते हैं, बहुत सारे आंदोलन वगैरह करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसी में देखेंगे तो 1917, ठीक है, 1917 में जो है चंपारण में वो पहुंचते हैं। ठीक है, यानी बिहार पहुंचते हैं चंपारण, और वहाँ पे जो है किसानों को जो है काश्तकारी की सुरक्षा के लिए और उनके फसल की खेती करने की स्वतंत्रता को मांग के लेके ये आंदोलन करते हैं, और ये आंदोलन उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ही था कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो गुजरात पहुंच के उनके द्वारा कुछ काम किया जाता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे कि देखेंगे वहां पे, तो 14 फरवरी को जो है अहमदाबाद में जो है एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप करते हैं, और वहां पे जो है क्या प्रॉब्लम होता है, वस्त्र मिल, वस्त्र जो एक मिल होता है श्रमिकों के लिए जो है बेहतर जो है करने के लिए वहां पे वो मांग जो है रखते हैं, यानी उनके लिए बेहतर कुछ काम किया जा सके, और वहां पे जो है भूख हड़ताल वगैरह करते हैं, और वो भी वहां पे सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो खेड़ा, जो गुजरात का खेड़ा जिला है, वहां भी उनके द्वारा कुछ जो है काम किया जाता है। तो ऐसे में ये सब चीजें जो है याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जो है जेम्स प्रीसेप के द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेख में किया गया था? ठीक है, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए जेम्स प्रीसेप जो थे इनके द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए एक चांसेज यहाँ पे भी बनता है कि हो सकता है डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक स्लैश करके उपयुक्त में से कोई नहीं भी दे दे। ठीक है, अब ये चूंकि पेपर डी ऑप्शन वाला पहले बार बनने जा रहा है, तो हो सकता है स्लैश में करके उपयुक्त में से कोई भी नहीं दे दे, उपयुक्त में से एक से अधिक भी दे दे, और चार ही ऑप्शन रखा जाए। तो ऐसे में जो दृष्टि वाला बनाया गया है ये आपके लिए कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो दोनों को कंक्लूड करके देख सकते हैं, बाकी यहाँ के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए जेम्स प्रिसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में कार्यरत एक अधिकारी थे, उनके द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी जो है दोनों, ब्राह्मी और खरोष्टी ऐसे में जो है एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा इनसे रिलेटेड कुछ बात और आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है शुरुआती दौर में देखेंगे तो चाहे शिलालेख हो गया, सिक्का हो गया, इनका जो है अध्ययन करने का एक जो है कोशिश किए थे, और यही जो है अधिकांश जगह पियादसी नाम का उल्लेख किए थे, और पियादसी को जो है पहचानने का काम किए थे कि और कोई नहीं, ये कौन था, ये अशोक ही थे। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से जो है किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? 2021 का है। ठीक है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रामदरस मिश्र। ठीक है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है आपको इनके काव्य मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। मैं तो यहाँ हूँ जो इनका काव्य है, उसी के लिए 2021 का इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला देखिए, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? देखिए पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो देखिए मध्य पाषाण काल में हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, पशुओं को यहाँ पे पालतू बनाने की बात जो है, साथ साथ मध्य पाषाण में देखेंगे तो जंगली कृषि का तो थोड़ा थोड़ा मध्य पाषाण के अंत तक जो है ज्ञान हो गया था, लेकिन कृषि का पूरी तरह से ज्ञान जो है नव पाषाण काल में हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या पूछा गया है, संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? इंडो आर्यन है, इंडो यूरोपियन है, द्रविड़, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन यहाँ पे बी, इंडो यूरोपियन। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी यदि कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए इंडो यूरोपियन और जो है आपको चीनी तिब्बत भाषा, यही जो है पूरे विश्व में आपको बहुत ही समृद्ध जो है पूरे इलाके में लगभग बोला जाता था। यहाँ पे पूछा गया था कि संस्कृत के बारे में। ठीक है, तो संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसको जूम इन थोड़ा हम कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे देखिए ये एक तरफ जो है ये मिलान करना है, और यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा में कौन कौन स्थल थे और उनसे रिलेटेड जो है खोजकर्ता विद्वान कौन रहे, आंसर करें इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे, आप सभी को बताइए। 1921 में इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहीं पे मोंटे गोमरी जिला में क्या है स्थित है हड़प्पा। साथ साथ ये रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो, इससे राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी हो गए, एक हो गया। और ये जो है ये भी पाकिस्तान में ही है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है वहाँ पे, और साथ साथ सिंधु नदी तट पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका लोथल, ठीक है। ये लोथल जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? ये थे आपको एसआर राव, ठीक है। एसआर राव थे, 1953 में खोज किया गया था इनके द्वारा। ये तो आपका 3 हो गया, ठीक है। लास्ट बचा यहाँ पे आपका धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? आर एस बिष्ट थे, और ये खोज किया गया था 1985 में। जैसे मैं बताया कि अभी तक जो है 4000 प्लस जगह यहाँ से खोजे जा चुके हैं। पिछले वर्ष भी कुछ जगह यहाँ से हड़प्पा कालीन खोजे गए थे। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए, और कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, हड़प्पा का दयाराम साहनी। शुतगिंडोर का पूछा जाए तो आर एल स्टाइन, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुतगेर का हो जाएगा आपको आर एल स्टाइन, और ये भी पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान वगैरह के क्षेत्र में। चंदहुदड़ो पूछे तो चंदहुदड़ो के जो है एनजी मजुमदार हैं, और ये भी सिंध प्रांत में ही आपको देखने को मिलेगा। एक आमरी है और चंदहुदड़ो, दोनों के खोजकर्ता कौन है? एनजी मजुमदार ही हैं। एक और पूछा जा सकता है आपका, भारत में जो है कालीबंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है। देखिए, कालीबंगा से जो है बीवी लाल और बीके थापर, ठीक है, इन दोनों के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ पे है आपको? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। सुरकोटदा जो है ये जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, गुजरात में है। बनावली जो है आर एस बिष्ट के द्वारा, और ये हरियाणा के हिसार जिला में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मध्य पाषाण काल स्थल बिहार में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पैसरा, लंकनाज, दमदमा, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे, मध्य पाषाण काल स्थल आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे सही आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन ए, पैसरा, ठीक है। देखिए, भारत में देखिए देखा जाएगा तो मध्य शांतकालीन स्थल जो है जगह जगह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र में है, कुछ डेल्टाई क्षेत्र में है, कुछ झील में है, कुछ रेत में, यानी पूरे भारतवर्ष में ही मध्य पाषाण काल के स्थल आपको देखने को लगभग मिलते हैं। वैसे में मध्य पाषाण काल स्थल में पैसरा जो है ये कहाँ पे आपका? बिहार में है, ठीक है। लंखनाज जो है कहाँ पे आपका? गुजरात में है, ठीक है, ये भी मध्य पाषाणीन कालीन स्थल है, ठीक है। दमदमा आपको पता ही होगा, दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाघौर हो गया, चौपानी मांडो हो गया, सराय नाहर राय हो गया, ठीक है। आपका संगन कलू हो गया, किबिनहल्ली हो गया, ये सब जो है कहाँ पे है? आपके जो है मध्य पाषाण काल में, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ताम्र प्रशानी जो है कालीन स्थल उत्तर भारत के मृद भांडों में कौन सा शैली प्रचलित है? देखिए, चित्रित धूसर है, काले और लाल का, गेरुआ रंग का। जो ताम्र प्रशानीन काल था इसमें मृदभांड कैसे जो है बनते थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गेरुए रंग का मृदभांड, ठीक है। आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे, जो भी सी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए, पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य के प्राचीनतम कृति है? मैथिली साहित्य पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ण रत्नाकर है, खट्टर का तरंग है, विंदिया है, या कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? आपका वर्ण जो है रत्नाकर, ठीक है। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली की जो है प्रारंभिक कृति मानी जाती है, और इसके जो है लेखक कौन थे? तो ज्योतेश्वर जो है ठाकुर थे, याद रखेंगे। यानी ये जो है 1224 ईस्वी में की रचना हुई है, ठीक है, वर्ण रत्नाकर की। इतना बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, मैथिली के आधुनिक युग का आरंभ जो है 1982 से, जो श्री कौशल कुमार दास थे,
उन्हीं के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे पूर्व समय से आरंभ से भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन घटनाएं कब घटित हुई है, यानी ये जो है जनरली आपको ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इसमें है बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंगाल में सफाई बंदोबस्त और संथाल का विद्रोह। ठीक है, आप लोग आंसर करें इसका। देखिए, अगर बात किया जाए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का, ये कब से लाया गया था? 1793 से। ठीक है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। बॉम्बे डेक्कन में पहला जो है राजस्व बंदोबस्त कब आया था? ये 1818 में आया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था आपका? ये 1800 जो है आपका 55 से 56 के दौरान। तो ऐसे में आपको अच्छा एक और है यहाँ पे, कृषि मूल्य में गिरावट की जो है शुरुआत। कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत जो है 1820 से हो गई थी लगभग। तो ऐसे में अब सीक्वेंस तो आप लगा ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए इन सब में जो है चूंकि काल क्रम अनुसार, तो सब में सबसे पहले कौन हो जाएगा? दो हो जाएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद आपका हो जाएगा एक, और इसके बाद हो जाएगा चार, और लास्ट में हो गया आपका तीन। दो एक चार तीन ऑप्शन में बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय जो है वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। टिंटज एक छापेदार सूती वस्त्र था। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पे पहनने वाले चटक रंग के छापेदार जो है गुलबंद में किया जाता है। ठीक है, भारत में पहली सूती मिल जो है 1854 में बंबई में कताई मिल के रूप में स्थापित की हुई थी। यहाँ पे बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए सिंटर जो था एक छापेदार जो है सूती वस्त्र था, ये तो स्टेटमेंट सही है, आप लोग आंसर करें। ठीक है, देखिए सिंटज क्या था? एक छापेदार जो है सूती वस्त्र था, और ये जो है हिंदी शब्द का जो छिंट है उसी से लिया गया है। छिंट का मतलब छोटा, तथा रंगीन जो है फूलों का डिजाइन इस पे होता था। ठीक है, तो पहला तो कथन आपका सही हो गया। ये वर्णाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पे पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। ठीक है, बाकी जो है भारत की अगर पहली सूती मिल की बात की जाए तो 1854 में ही स्थापित हुई थी। ठीक है, और बम्बई में। ठीक है, बम्बई में जो है कताई मिल के स्थापित की गई थी। तो ऐसे में ये भी आपका क्या है सही है। तीनों सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, प्रतिहार शासक जो है महिपाल प्रथम थे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, आंसर करें। राजवंश का प्रथम शासक थे। उसने गद्दी तो हासिल की, परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया गया। हांडी अथवा भांडी वंश को पराजित करने में सफल रहा। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्रतिहार वंश के शासक के बारे में पूछा गया था, किसके बारे में? महिपाल प्रथम के बारे में। गद्दी इनको मिला, बट राष्ट्रकूटों द्वारा उनको पराजित कर दिया गया। बात अगर राजवंश के प्रथम शासक की है, तो ये आपको प्रतिहार वंश के जो है प्रथम शासक यहाँ पे नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, याद रखेंगे, नागभट्ट प्रथम। महिपाल प्रथम जो है ये सिंहासन तो मिला, लेकिन सिंहासन को क्या कर सके? सुरक्षित नहीं रख सके। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसे जो है क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है? रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतने वाले कौन टीम था? देखिए रेलवे है, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है एम चीना स्टेडियम जो आपका बेंगलुरु में, वहीं पे गेम खेला गया था, और मुंबई को हरा के ये जो है रणजी ट्रॉफी इनके द्वारा अपने नाम किया गया, और मध्य प्रदेश के द्वारा ये पहली रणजी ट्रॉफी है। ठीक है, इससे पहले कभी जो है इनके द्वारा नहीं जीता गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15,
निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के बारे में आपको पता ही है, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन से संबंध जो है संबंध रखते हैं ये, और अर्थशास्त्र उसी समय इनके द्वारा जो है इसका जो है रचना किया गया। इनको जो है चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये बात थोड़ा याद रखेंगे। ये दार्शनिक भी थे, साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और मौर्य वंश के स्थापना में इनका काफी अहम रोल था। अगला देखिए, अभिधम पिटक संबंधित है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? अभिधम पिटक संबंधित है, आंसर कीजिए। नियम और विनिमय से, दर्शन से जुड़े विषय से, बुद्ध के उपदेश से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, दर्शन से जुड़े जो विषय थे वही आपका अभिधम पिटक में इसका कलेक्शन था। ठीक है? देखिए बहुत सारी जो है पुस्तकें थी, जैसे विनय पिटक था। विनय पिटक में क्या था? नियम और विनिमय था, यानी जो भी बौद्ध संघ था या मठ था उसमें रहने का नियम क्या है, उन सब के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया था आपको? विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये सब जो है बौद्ध ग्रंथ थे। ठीक है, और इसमें नियम और विनिमय के बारे में कहाँ बताया गया था, याद रखेंगे आपको, तो विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में। जबकि अगर सुत पिटक की यहाँ पे बात किया जाए तो सुत पिटक में जो है आपको बुद्ध का जो है शिक्षा और उपदेश का जो है वहां पे कलेक्शन किया गया था। इसमें सुत पिटक में, और अभिधम पिटक में जो है दर्शन से जुड़े हुए विषय को रखा गया था। तीनों को आप याद रखेंगे, तीनों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, रैयतवाड़ी जो प्रणाली है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है थॉमस मुन्नो, कैप्टन रीड, हर्ट मैकेंजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, रैयतवाड़ी जो है मुनरो और रीड दोनों का एक सामूहिक प्रयास था। यहाँ पे मुनरो और रीड दोनों होगा, तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, 1820 में ये जो है इनके द्वारा ये रैयतवाड़ी जो है प्रणाली लेके आई गई। इसके द्वारा थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड के द्वारा। ऐसे जो है 1700 आपको 92 में मद्रास के कुछ क्षेत्र में जो है 12 महल वाला क्षेत्र में ये रीड द्वारा ये प्रयोग जो है किया जा चुका है। ये रैयत प्रणाली, रैयत जो है वारी प्रणाली, ये क्या थी? देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे तो भू राजस्व वसूलने के लिए यहाँ पे कुछ जो है प्रणाली अपनाई गई थी, उसी में एक रैयत जो है वारी प्रणाली था। और इसमें देखेंगे रैयत में तो भू राजस्व का भुगतान कौन करता था? काश्तकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासक को किया जाता था। ठीक है, रैयत नाम से ही जो है ये रैयतवाड़ी प्रणाली आपका इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी प्रणाली जो है भारत के किन क्षेत्रों में जी हुए आपको उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था? ठीक है, ये अधिकांश देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपको दिखेगा, जैसे तमिल वगैरह के क्षेत्र में। साथ साथ जो है कुछ आपको यहाँ पे महाराष्ट्र, बरार और पूर्वी पंजाब और कुर्ग वगैरह तथा असम के क्षेत्र में इसको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी? आंसर करें। देखिए ज्यूसेफ जो है गैरीबाल्ड, आर्टवन बिस्मार्क है, ज्यूसेफ मैथ्यूसनी है, जॉन लॉक। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ज्यूसेफ जो है मैथ्यूसनी। तो इन्हीं के द्वारा जो है आपको यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। देखिए यहाँ पे फिर मिलान करना है आपको, और आसान सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले है सविना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, भारत छोड़ो और खिलाफत। आप लोग आंसर करें इसका। देखिए सविना अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1930। तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 से 22 रहा था, 1920 इसका हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता है 1942, और खिलाफत आंदोलन ये 1919। ऐसे में 2143, और 2143 तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास जो है करते थे? देखिए चवार्क है, अजीत जो है, केश कम्बलिन है, गौतम बुद्ध, उपरोक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, देखिए अजीत जो है किस कम्बलिन थे, वो भी भौतिक आपको वाद चिंतन में विश्वास रखते थे। और भौतिकवाद चिंतन कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक मनुष्य जो है 4 प्राथमिक तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु और इंद्रिया। और मृत्यु के बाद जो है ये जो भी तत्व हैं पृथ्वी पे ही वापस क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। यानी मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, ये इनका फिलॉसफी था भौतिकवाद चिंतन का। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, यानी जो भी वहाँ पे कर्म कांड वगैरह व्याप्त थे उस समय, ये बताया जाता था इन चिंतकों के द्वारा, इन दार्शनिकों के द्वारा, कि आपको जो है बेवकूफ़ वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, मृत्यु के बाद, अस्तित्व के बाद जो है बिल्कुल ही झूठी है, बिल्कुल ही बकवास है। यानी सिंपल सा जो है फिलॉसफी इनका क्या था, फिलॉसफी भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी तत्व से हमारा शरीर बना है वो तत्व फिर क्या हो जाता है, आपको वापस पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, यही बात इनके द्वारा बोली गई थी। ठीक है, चवार का भी यही विचार था, तो चवार भी जो है इसी दर्शन को जो है सपोर्ट करते थे, भौतिकवाद विचार ये भी रखते थे, तो ऐसे में ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, चूंकि 2 ऑप्शन सही हो गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है? आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि डी में हो सकता है ये स्लैश करके उपयुक्त में से एक से अधिक दे दे और ये ई ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो हर एक फॉर्मेट में हम लोग को तैयार रहना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाएगा। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है के पास अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके। देखिए जितना भी बेहतर टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी 69 के लिए हम कराएंगे। आस्था आईएएस का 5 टेस्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं, दृष्टि हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा मार्केट में जो भी है, जैसे परफेक्शन आईएएस का कुछ टेस्ट बढ़िया है, मेक आईएएस हो गया। ठीक है, जहाँ भी हमको कोई भी बेहतर टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा, ठीक है, हम आपके लिए जो है यहाँ पे लेके आएंगे। चलिए, इम्तिहान का अगर कोई भी बेहतर टेस्ट होगा उसका भी हम लोग देखेंगे। आप मेरा कहने के तात्पर्य समझ चुके होंगे, तो बिल्कुल ही आप लोग धैर्य बना के जो है क्या करें, सारे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें, आपके लिए बहुत एक बेहतर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, बिंबिसार के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। वह बुद्ध के समकालीन थे, कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज में काशी प्राप्त हो गया, उसने अवंती पर अधिकार कर लिया, उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है बनाए रखा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, बात किसकी हो रही है, बिंबिसार की। बिंबिसार क्या थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे, जैसा कि आप सभी को पता है। ये बुद्ध के समकालीन थे, ये तो स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, आंसर आप लोग कीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कौशल के शासक के बहन से विवाह कर लिए और इसके बाद इनको काशी प्राप्त हो गया, ये भी जो है ये विवाह नीति अपनाए थे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे में आपका ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। जहां तक बात है अवंती पे अधिकार करने का, तो अवंती पे अधिकार इनके द्वारा जो है आपको नहीं किया गया था, अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इनका नहीं था। ठीक है, तो अवंती के साथ जो है इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, अंग के साथ नहीं था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गलत हो गया, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया। देखिए यहाँ पे है काकतीय, विजयनगर या बहमनी। देखिए जो दिल्ली साम्राज्य थी, दिल्ली सल्तनत की, उसमें एकता प्रणाली चलती थी, तो उसी के समान न्यायिक प्रणाली जो है किनके द्वारा अपनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो प्रणाली है आपको, ये आपको 13वीं शताब्दी में देखेंगे तो काकतीय साम्राज्य, ठीक है, काकतीय साम्राज्य के द्वारा, बाद में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा भी अपनाया गया था। तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। देखिए, पूषा बाहर या पूषा बसंती, पूषा नारंगी क्या है। ये कृषि के लिए एक राज्य प्रायोजित योजना है, गेंदे के फूल की किस्में है, लेवेंडर उत्पादन की योजना है या क्या। देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, गेंदे के फूल का एक किस्म है, चाहे पूषा आपको बहार हो गया, पूषा बसंती या पूषा नारंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। देखिए पूछा गया यहाँ पे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है।
देखिए अग्नि है, सूर्य, वरुण और इंद्र। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंद्र। इंद्र का उल्लेख जो है सबसे ज्यादा बार 250 बार किया गया है। उसके बाद आपको अग्नि, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इंद्र को जो है महत्वपूर्ण देवता माना जाता था उस समय। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। और सबसे अधिक बार उल्लेख जो है इन्हीं का मिलता था। ठीक है, चलिए। वरुण जो थे उस समय जो है इनका भी महत्व था, और जल के देवता इनको माना जाता था। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आर्केल अस्थि लिपि पाई गई है? ठीक है, आर्केल अस्थि लिपि। देखिए ईरान, चीन, मिस्र, और ये चूंकि चर्चा में थोड़ा रहा था इसलिए यहाँ से एक प्रश्न बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, चीन। देखिए चीन में जो है लगभग आज से देखेंगे तो 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है, चीन में एक लेखन का प्रमाण मिला है वहां पे। और ये जो अभिलेख आपको मिला है ये पशुओं के अस्थि पे मिला है, पशुओं के हड्डी पे मिला है। ठीक है, इसे जो है आर्केल अस्थि लिपि कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जनरली जो है भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। बस याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी पशुओं का हड्डी पे कुछ जो है अभिलेख, कुछ आपको यहाँ पे जो है अभिलेख लिखा हुआ मिला है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। देखिए आंसर कीजिए, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे सिंपल सा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक तरफ जो है मस्जिद है और एक इनके समय का है। सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे मोट की मस्जिद है। मोट का मस्जिद जो है देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में इसका निर्माण हुआ था 1505 में लगभग। ठीक है, तो ये जो है वजीर मियाँ भुइया। ठीक है, तो जनरली जो है इसका निर्माण जो है मोट के मस्जिद का कब हुआ था? 1505 में। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक, 1505 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अफगान लोदी राजवंश के दूसरे शासक जो सुल्तान सिकंदर लोदी थे, उर्फ उनको निजाम खां बोला जाता है, उन्हीं के शाही दरबार के एक वजीर मियाँ भुइया थे, और उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक का तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद काफी आसान सा है, ये बहुत बार पूछा गया अभी तक। ठीक है, भारत का सबसे पुराना मस्जिद है ये। 1100 जो है 92 में देखेंगे, या उस समय जो है एवक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये क्या हो जाएगा? दो। जमाली कमाली मस्जिद। ठीक है, ये जमाली कमाली मस्जिद जो है मोहम्मद तुगलक की हो जाएगा। और लास्ट में बेगमपुर का मस्जिद शेख अल फजल अला। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था ये। ठीक है, ये जो जमाली कमाली आपका था, ये जो है आपको शेख अल फजल के समय में। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती से मिस्टेक से लिख दिया। देखिए जमाली जो कमाली था ये 4 हो जाएगा, और बेगमपुर वाला जो होगा ये मोहम्मद में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 4 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। देखिए यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। एक तरफ ये कुछ सूची 1 है, सूची 2 है। इसका जो है साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए चावल, पता है चावल आपको कोल्डीवा से इसका साक्ष्य मिला था, एक हो जाएगा। गेहूं जो है आपको, गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिलता है आपको? मेहरगढ़ से। मसूर जो है ये आपको बुर्ज होम से। और बाजरा जो है आपको हलूर से। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये सही बन जाएगा। ठीक है, गेहूं, जौ, ये सब चीज आपको मेहरगढ़ से जनरली देखने को अपने को मिला था। चावल और जो जानवरों की कुछ खंडित हड्डियां थी कोल्डीवा से मिली थी। कोल्डीवा कहाँ पे? आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, साथ साथ जो गेहूं मसूर वगैरह का जो है गुफ कराल, यानी जो वर्तमान में कश्मीर है, वहां से देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 28। देखिए यहाँ पे आपका एनिशियंट इंडिया हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, तीनों का कलेक्शन जो है क्वेश्चन का किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सहायक संधि किसके द्वारा लेके आया गया था? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। आप आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, यदि भारत में सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही आपको माना जाता है। ठीक है, बेसिकली इस व्यवस्था में देखिए क्या था, ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना होता था, और उसके बदले जो है, यानी ब्रिटिश सेना कहाँ, मान लीजिए कोई राजा है, उनके जो है राज्य के जो है ऐसा उनसे डील किया गया कि आपके राज्य को सुरक्षित रखेंगे, आप पे कोई राजा हमला नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सैनिक रखेंगे,
ठीक है, और सैनिक का खर्च क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा। ये पॉलिसी थी इनकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे आप लोग, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे हैदराबाद के निजाम। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पे, तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में इसको चर्चा किए थे, रावी नदी के तट पे कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, ये था आपका रावी नदी के तट पे। रावी नदी के बाएं तट पे जो है क्या था आपका, हड़प्पा स्थित था, याद रखेंगे। चलिए, अच्छा एक प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, देखिए जो हड़प्पा है इसके खोजकर्ता हम लोग बात किए थे कि 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, खुदाई कराई गई थी। ठीक है, अब खुदाई के बाद स्पष्ट हुआ यहाँ पे, लेकिन चार्ल्स जो है मैसन के द्वारा जो है 1826 में इटीले को प्रथम बार खोजा गया था, खुदाई नहीं कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शक संवत का जो है संस्थापक कौन था, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए समुद्रगुप्त है, मिलिंद है, कनिष्क है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका कनिष्क। ये कुषाण वंश के जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक थे ये, और यही शक संवत इन्हीं के द्वारा लाया गया। शक संवत जो है इसका आरंभ कब से होता है आपका, 78 ईस्वी से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और भारत सरकार जो है इसी कैलेंडर को मानती है, शक संवत को ही। अगला, निम्नलिखित स्थलों में से जो है किस एक में तीनों पाषाण काल में होने वाले परिवर्तन का दर्शन मिलता है। ठीक है, तीनों पाषाण काल, यानी आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल का आपको दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चुपानी मांडो। ठीक है, चुपानी मांडो ऐसा जगह था, यहाँ पे आपको तीनों पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य और नौ पाषाण काल में जो भी परिवर्तन है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से जो है कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे। ठीक है, देखिए अधिनायकवादी प्रकृति के यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे मल है, कंबोज, गंधार, वज्जी। ठीक है, आंसर कीजिए, अच्छा प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कंबोज और गंधार, ठीक है, ये दोनों जो है अधिनायक जो है आपको प्रकृति के थे महाजनपद। ठीक है, उस समय जो है महाजनपदों का वर्णन किया गया, तो टोटल कितना, 16 महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपद था, और साथ साथ कुछ जो है गणतांत्रिक व्यवस्था भी उस समय पैरेलल में थी। ठीक है, गणतंत्र भी था, आप सभी को पता है। महाजनपद में देखेंगे तो आपका गंधार हो गया, कंबोज हो गया, काशी हो गया, अवंती हो गया, चीदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, मगध हो गया, सूरसेन, अंग, कौशल, ये सब मगध। उस समय कुछ आपको क्या थे, गणतंत्र भी थे, जिसमें आपका अस्मक, मल और बज्जी हो गया। ये बज्जी और ये मल, ठीक है, ये क्या थे आपको, ये गणतंत्र थे। अब गणतंत्र का अधिनायक प्रकृति जो हो नहीं सकता है, ठीक है, अधिनायकवादी, ये चूंकि खुद गणतंत्र थे ये लोग, ऐसे में आंसर यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, अगला देखिए। उपनिषद में संवाद है, पिता और ज्येष्ठ पुत्र के मध्य, राजा और किसान के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच में। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, छात्र और शिक्षक के मध्य। उपनिषद जो है हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, आप सभी को पता है। ठीक है, काफी पुराना ये धार्मिक ग्रंथ है, और इसमें जो है सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, इसका मतलब शाश्वत आदेश। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मूल सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं। और सिंपल सा देखें तो उपनिषद का मीनिंग क्या होता है आपका, पास जो है बैठना। ठीक है, अब पास बैठना, पास कौन बैठेगा, तो एक जो है शिक्षक होंगे, और उनके पास कौन बैठेगा, तो छात्र बैठेंगे, तो उन्हीं के बीच जो है ये क्या है, एक संवाद का आपको कलेक्शन है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, आसान सा प्रश्न है ये आपके लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, कुमार गुप्त प्रथम। देखिए इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए कहीं होता आपका महेंद्रा जो है द्वितीय, तभी आप आंसर कर लेते। ठीक है, महेंद्रा द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 415 से लेकर 455 जो है ईस्वी तक रहा था। और गुप्त
शासकों में एक महान शासक ये भी थे। ठीक है, इनके समय सिक्के वगैरह, शिलालेख वगैरह जारी किए गए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय का नींव इन्हीं के द्वारा जो है रखा गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पे अशोक स्तंभ का शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, अशोक स्तंभ का शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अशोक का कार्यकाल की बात करेंगे, 268 से लेके लगभग आपको 322 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, 272 ईस्वी में तो आपको पता है बिंदुसार का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है साम्राज्य में कौन राजा बनेगा, इसको लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, पहले सुसीम और फिर बाद में वहाँ पे अशोक जो है शासक बनते हैं। और अशोक के समय जो है बहुत सारे शिलालेख वगैरह जो है, स्तंभ लेख का निर्माण कराया गया। और इसमें देखेंगे, ठीक है, आप लोग आंसर तो कर लिए होंगे इसका। देखिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको पूछा था कौन शामिल नहीं है, गिरनार वाला शामिल नहीं है। बाकी इसके ऊपर ध्यान से सुन लेंगे, थोड़ी सी बातें और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, पचान एक पसान शिलालेख था, 14 इसमें दीर्घ तथा लघु अभी जो है लेख आपको देखने को मिला था। एक आपको स्तंभ शिलालेख था, इसमें 7 दीर्घ और 4 जो है लघु स्तंभ लेख, और 2 जो है तराई स्तंभ लेख। और एक आपका था गुफा शिलालेख, यानी गुफा के अंदर लिखा गया। ठीक है, ये आपको बराबर की पहाड़िया में था। अशोक के शिलालेख की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साहबजगड़ी में पहला, मनसेहरा पाकिस्तान, कालसी देहरादून, शोपारा महाराष्ट्र, गिरनार जो है आपका गुजरात, जो गिरनार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको हौली उड़ीसा, जौगर उड़ीसा, सनथी जो है कर्नाटक, येरुगुड़ी आंध्र प्रदेश, इसमें जो है शिलालेख वगैरह इनका पाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको, स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये स्तंभ लेख नहीं है। ठीक है, ये गिरनार वाला क्या है, स्तंभ लेख नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, स्तंभ लेख की देखिए अगर बात करेंगे तो स्तंभ लेख इनका अशोक का कहाँ कहाँ से आपको पाया गया है, तो दिल्ली टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, लौरिया जो है हरिराज, लौरिया नंदनगढ़ और कंधार से, ये सबसे इनका स्तंभ लेख पाया गया है। पहले ही मैं बता दिया, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। ठीक है, अशोक का क्या था आपको, एक पशान शिलालेख था। ठीक है, एक स्तंभ शिलालेख था और एक गुहा शिलालेख था। ठीक है, याद रखेंगे। स्तंभ शिलालेख कौन नहीं था, ये पूछा गया था, गिरनार वाला स्तंभ शिलालेख नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में किसके द्वारा की गई? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आरसी भंडाकर है, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनड़े, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, कब, 1873 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। अच्छा, ये जो प्रार्थना समाज था ना, इसमें जो है 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडा था कि जाति व्यवस्था को जो है समाप्त करना है, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और पुरुष और महिलाओं के बीच में विवाह की उम्र को लेकर वृद्धि करने को लेकर। ठीक है, ये सब इसका मैटर था। आगे देखिए, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा प्रश्न है, राख का चिन्ह, पत्थर का औजार, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, जूते हुए खेत का साक्ष, कहाँ से मिला है? देखिए, इसमें कोई भी आपको पता है, जैसे मान लीजिए जूते हुए खेत का साक्ष हो गया, ऑप्शन डी। ये कहाँ से मिला है हमको, कालीबंगा से, बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है। तो डी का तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया, डी का 2 हो गया। ठीक है, बाकी देखें यहाँ पे राख का चिन्ह जो है ये कहाँ से, कुरनूल से। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, डी का 2 हो गया। पत्थर के औजार जो हुशंगी से मिले हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, ठीक है, ये पटने से। ऐसे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? देखिए, हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बेसिन में स्थित था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार था। विजय विठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में जो है राजा देवराज प्रथम ने करवाया था। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है आपको सही है, हम्पी जो है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित था। और यहाँ पे देखेंगे तो महानवमी उत्सव भी
काफ़ी जो है महत्वपूर्ण था यहाँ का महानवमी उत्सव। ऐसे में जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। काफ़ी उत्साह के साथ वहाँ पे मनाया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत है आपको। ये जो मंदिर है आपको 15वीं शताब्दी में जो है राजा देवराय द्वितीय के द्वारा, प्रथम नहीं, ये कौन थे, द्वितीय थे, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। बाद में इसका विस्तार जो है कृष्णदेव राय जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे, इनके द्वारा कराया गया था। ऐसे में गलत पूछा गया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। महापाषाणों के संदर्भ में देखिए, इन्हें लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया गया था। महापाषाण कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, जो भी महापाषाण बनाया जाता था वो जनरली किस लिए बनाया जाता था, कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए। आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे, तो पहला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा तो सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो भी कब्र वगैरह होता था उन्हीं के ऊपर महापाषाण वगैरह बनाया जाता था, कुछ पत्थर वगैरह वहां पर रख दिया जाता था। ठीक है, ताकि कब्रों को जो है चिन्हित किया जा सके। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट जो है नहीं होगा। जहाँ तक बात है कि इसमें लोहे का उपकरण मिलने की, ठीक है, तो कब्रगाह में देखेंगे तो बहुत सारी हमको वस्तुएं मिली है खुदाई के दौरान। लोहे का औजार भी मिला है, कुछ हथियार वगैरह भी मिला है, घोड़ों का कुछ कंकाल मिला है, कुछ पत्थर मिला है, कुछ सोने का आभूषण मिला है। ये भी क्या हो जाएगा, अब देखिए दो स्टेटमेंट यदि सही हो गया तो आपका आंसर तो क्या बन जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि जो है विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख है। कि नदी जो है व्यास और सतलज के साथ किसका संवाद हो रहा है, विश्वामित्र का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ सूक्त संवाद वहां पे दिया गया है, जो विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं, व्यास और सतलज नदी के बीच जो है संवाद वहां पे इनको दर्शाता है। ठीक है, ये जो दोनों नदियां है उसको देवी के रूप में पूजा जाता है, किसको, व्यास और सतलज को। ठीक है, और देखेंगे तो ऋग्वेद में इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे सिंधु नदी का खूब उच्चारण है वहाँ पे। ठीक है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। और गंगा यमुना के बारे में बात किया जाए तो ऋग्वेद में काफी कम उल्लेख है, ये भी बात याद रखेंगे। गंगा का तो उल्लेख शायद केवल एक बार, और यमुना का अप्रोक्स शायद 3 बार उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है। काफी आसान सा प्रश्न है। देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो ये जो है ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था वहीं पे इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और देखेंगे तो दूसरा से जो आपका जो है शातवा, ये पुराना था। ठीक है, 10वां मंडल जो है बाद में आपको ऐड किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें 4 वर्ण बताया गया आपको। ब्रह्म, भगवान जो है ब्रह्म अलग अलग भागों में प्रकट होते हैं, जैसे ब्राह्मण जो है मुख से, ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है, वैश्य जो है टांगों से, और शूद्र जो है पैरों से, ऐसा कुछ बताया गया। ठीक है, तो बताया गया कि जो भगवान आपको ब्रह्म है, ठीक है, भगवान जो ब्रह्म है, वो भगवान ब्रह्म आपको जो है, जैसे मान लीजिए किसी का बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है, तो मुख से जो है ब्राह्मण, ठीक है, भुजा से क्षत्रिय, जांघा से वैश्य, और शूद्र जो है पैरों से। अगला देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे अश्वमेध यज्ञ जो है किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आप कर लिए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा जगत ग्राम। ठीक है, देखिए ये शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, मौर्य वंश जैसे ही समाप्त होता है, इस संस्थापना करते हैं किसका, शुंग वंश का, 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य वंश का शासक था, इन्हीं का हत्या करके और ये शुंग वंश का जो है स्थापना करते हैं। और इनके द्वारा जो है आपको देखेंगे तो जगत ग्राम जो है वहीं पे अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सतपथ ब्राह्मण के रुद्र से जुड़ा हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा हुआ, ठीक है, आंसर करें।
देखिए प्रश्न संख्या है आपका 43। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पशुपति है, शर्व है, वहिक है। देखिए उत्तर वैदिक काल में यदि बात करेंगे तो ऊपरी गंगा दोआब जो है आर्य संस्कृति का केंद्र हो गया था। ठीक है, ऊपरी गंगा का दोआब कब, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व ऋग वैदिक काल में नहीं। ठीक है, और देखेंगे जैसे कुरु पंचाल भूमि वगैरह में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अग्नि इंद्र वगैरह का महत्व जो है अब कम हो गया था, जबकि पूर्व ऋग वैदिक काल में देखेंगे तो अग्नि और इंद्र का महत्व सबसे ज्यादा था। ठीक है, प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में कौन, प्रजापति, ये प्रजापति जो है मुख्य जो है देवता बन गए थे। अब कर्म कांडों के देवता जो है रुद्र, इन्हें शिव के रूप में पहचाना जाता था। ठीक है, तो इनकी बात जो है हो गई थी। ठीक है, सतत ब्राह्मण में रुद्र के नाम के जो है सूची दिया गया है, और उसमें पशुपति, सर्व, भव, ये सब जो है दिया गया है। तो पशुपति हो गया, सर्व हो गया, तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कार्यकारी की बात की गई थी, तो ये जो है आपको बी, बी आर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। देखिए यहाँ पूछा गया आपको पुस्तक हर्ष चरित्र के लेखक, तो काफी आसान सा है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, आपको बाणभट्ट थे। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे अश्वघोष है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है हर्षवर्धन है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है? एक आपके लिए छोटा सा काम रहा, कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखें, हर्षवर्धन का कौन सा पुस्तक था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन जो है किया गया था। देखिए तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर आयोग, ऑप्शन ए सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए उस समय जो है 1919 में एक घटना घटित हुई थी, और 1919 में जो है आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था, किसके लिए, ये डायर के द्वारा जो भी ये काम किया गया था उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, आंसर करें। देखिए काकोरी कांड कब हुआ, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये जो है 9 अगस्त 1925। ठीक है, और इसमें एचआरए का रोल था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था उसी का रोल था। काकोरी कांड में देखेंगे तो राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, आपको रोशन सिंह वगैरह इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे, उन लोग को फांसी वगैरह भी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद जो है इस सेक्शन में नहीं थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का भाग नहीं था। गांधी इरविन के बीच में आपको पता है 1931 में जो है समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 को। आंसर करें। शबीना वगैरह आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई कर देना है। अब देखिए समझौता होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बात रखी जाती है, जैसे गांधी जी की तरफ से कोई बात रखी गई और इरविन की तरफ से भी कुछ बात रखी गई। तो शबीना वगैरह आंदोलन में जो भी शामिल कैदी हैं उनको रिहाई कर दे, नमक कर को समाप्त कर दे, हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गांधी जी के द्वारा जो बातें रखी गई थी उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भी कैदी थे उनको रिहाई करने का बात रखा गया था, नमक कर को समाप्त करने का। लेकिन हिंसा में जो आरोपित कैदी हैं उनको रिहाई की बात उनके द्वारा नहीं की गई। ऐसे में गलत कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला देखिए, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी, अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, बाल विवाह प्रचलन था। यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही बताना है। ठीक है, देखिए महिलाओं की स्थिति तो ठीक ठाक थी ऋग बाद में, तो आंसर करें इसका। यहाँ पे क्या बताना था, सही। पहला तो गलत हो जाएगा आपका, महिलाओं को यज्ञ की आहुति अनुमति, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी उस समय, सम्मानजनक स्थिति थी। ठीक है, तो वैसे में जो है इनको यज्ञ की आहुति देने के भी अधिकार था। ठीक है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो ऐसे में गलत हो गया। बाल विवाह का प्रचलन जो है, तो दूसरा स्टेटमेंट है अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था।
तो चूंकि उस समय समाज जो है, महिलाओं की स्थिति भले ही ठीक थी, लेकिन समाज क्या था, पितृसत्तात्मक ही था। तो ऐसे में पुत्र का जन्म लेना जो है वो बेहतर माना जाता था। तो वैसे में ऑप्शन जो है दो सही हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में आप देखेंगे तो 10 पुत्रों को होना एक वरदान ही जो है कहा गया है। ठीक है। बाल विवाह की अगर बात किया जाए तो बाल विवाह का कोई हमको प्रमाण मिला नहीं है, ऐसे में इसको गलत माना जाएगा। यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। देखिए चोल शिलालेख के अनुसार पल्ली जो है चंदम गैर ब्राह्मण कृषि स्वामियों की भूमि थी, जैन संस्थाओं की दान की गई भूमि थी, विद्यालय के रख रखाव के लिए प्रदत्त भूमि थी, या मंदिरों को दान दी गई भूमि थी। आंसर करें इसका। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चोल शिलालेख में जो है इसको कई श्रेणी में उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें जो है किसका पूछा था, पल्ली चंदम। ठीक है। पल्ली चंदम कौन था, जैन संस्थाओं को जो दान दी गई भूमि थी उसी को पल्ली चंदम बोलते थे, याद रखेंगे। साथ साथ और कुछ बातें याद रखेंगे जो प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं आपसे। ठीक है। जैसे गैर ब्राह्मण और कृषक स्वामियों को भूमि को क्या बोलते थे, बेल्लन, जो आपको बगाई बोलते थे, याद रखेंगे। बेल्लन जो है बगाई, याद रखेंगे। विद्यालय के रख रखाव के लिए जो प्रदत्त भूमि थी इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे आपको, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ताला भोग बोलते थे। ठीक है। चलिए इतना बात याद रखेंगे। मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी उसको देवदान या तिरुन जो है मटकनी बोलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। देखिए सूची एक को सूची दो से जो है मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है। देखिए चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। देखिए आंसर करें। देखिए उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो जो प्रशासनिक कार्य जो लोग देखते थे, ठीक है, या प्रशासनिक कार्य में जो सहायता होता था, ठीक है, उन्हें जो है हम लोग कुछ अधिकारी जो है उनके लिए स्पेशल नाम वगैरह रखा गया था। वैसे में जो है इस सूची एक सूची दो से आपको मिलान करना है। ठीक है। करें। जैसे भाग दुख है, श्रुत है, पालागल है, अक्षवाप है। ठीक है। देखिए अक्षवाप जो था, इसमें अक्षवाप ये लेखाकार होता था, ये डी का तो एक हो जाएगा आपका। ठीक है। पालागल जो होता था दूत होता था। ठीक है। सूत जो होता था सारथी होता था। और भाग दो ये जो है कर संग्रहता होता था। यहाँ पे आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे। देखिए 3 4 2 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी। ठीक है। ये अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। 1 मिनट। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना जो है किया गया, कुशीनगर, गया, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। भारत गौरव। ठीक है। देखिए तो इसको जो है नई दिल्ली से रवाना किया गया था, ऐसे में ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा। नई दिल्ली से 18 दिवसीय जो है श्री रामायण यात्रा की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, आपको गलत बताना है। देखिए गलत आंसर इसमें कौन सा होगा बताइए। देखिए जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण विचार यह था कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजन है। शंभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म के चार जो है सिद्धांत थे। यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत कथन बताना है। देखिए पहला कथन तो यहाँ पे सही है आपका, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार ये था कि प्रत्येक जो तत्व है भौतिक और आध्यात्मिक कार्यों का एक संयोजन है। ठीक है। दूसरा कथन भी यहाँ पे आपको सही है, जो शंभवनाथ थे वो तीसरे जो है जैन तीर्थंकर थे। ठीक है। जैन धर्म में चार सिद्धांत थे। देखिए जैन धर्म में जो है इनिशियल में चार सिद्धांत थे, लेकिन महावीर के आने के बाद कितने हो गए थे, 5 सिद्धांत हो गए। ठीक है। तो ऐसे में जो है ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और केवल तीन आपका ऑप्शन बन जाएगा। देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और बाद में जो है ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया गया महावीर के द्वारा। ठीक है।
तो अहिंसा यानी जीवों को आपको चोट नहीं पहुंचाना है, सत्य मतलब असत्य नहीं बोलना है आपको, असत्य यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का अधिग्रहण भी आपको नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्लियर है? ये 5 सिद्धांत था। अगला देखें, प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से जो है कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिसेन। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, और इन्हीं के समय इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन थे, और हरिसेन इनके बारे में काफी कुछ लिखते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, ये जो समुद्रगुप्त है इनको जो है विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन जो है कहा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? देखिए 1931 में, 1929 में, 1929 में। 30, 31, 1929 से सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे 1929। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर का अधिवेशन था, और वहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग को रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? एक देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का हम रिवीजन कराए हुए हैं। ठीक है, आप लाइव सेक्शन में इस चैनल पे जैसे जाएंगे लाइव सेक्शन में, ठीक है, वो चूंकि क्लास लाइव हुआ था, वहाँ पे एक मॉडर्न हिस्ट्री का आपको रिवीजन कराया गया है। लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा एक मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एक बेहतरीन सा माइंड में क्रिएट किया गया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलकत्ता में गाए थे। ठीक है, 18 से देखिए 1896 में, 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और वहीं पे सबसे पहली बार वंदे मातरम गीत जो है गाया गया था। अच्छा, ये लिखा किसके द्वारा गया, ये गाया किसके द्वारा गया था यहाँ पे सार्वजनिक रूप से? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वंदे मातरम का यहाँ पे बात पूछा गया था। ठीक है, वंदे मातरम ऐसे जो आप देखेंगे तो मूल रूप से जो है आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, और ये आनंद नट जो है उपन्यास उसी से लिया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? महाजनपद नहीं था पूछा गया है। लिच्छवी, अस्मक, मल। हम लोग देखे थे कि 16 महाजनपद था, नाम भी मैं बताया था थोड़ा। ठीक है, तो कुछ महाजनपद थे और कुछ गणराज्य भी थे उस समय। वैसे में अस्मक और मल तो था, लिच्छवी जो है क्या था? एक गणराज्य था, ये महाजनपद में नहीं था। महाजनपद कौन थे? एक बार और ध्यान से सुन लेंगे। गंधार, अस्मक, अवंती, सूरसेन, वत्स, कंबोज। ठीक है, केदी, मत्स्य, कौशल, मल, बज्जी, मगध, काशी, अंग, कुरु और पंचाल, ये सब महाजनपद थे उस समय। जबकि लिच्छवी क्या था? ठीक है, लिच्छवी जो था ये आपको महाजनपद नहीं था, ये बज्जी जो है महाजनपद के अधीन एक प्रांत था। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो है जीवाणु क्यू मार्गेरिटा मैग्निसपा कहाँ खोजा गया? ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरिबियन जो है मैंग्रोव में। अगला देखिए, सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सोने का सिक्का किसके समय जारी किया गया? ठीक है, इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय कुषाणों को जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सोने का सिक्का जो है किस वंश के समय सबसे ज्यादा जारी किया गया था? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो है बौद्ध तीर्थ जो है स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया बिहार में कौन स्थित नहीं है। देखिए, गृध कट पर्वत, रामभर पर्वत, सुजाता कोटी, या कोई नहीं, या एक से अधिक। बिहार में जो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। में देखेंगे तो पहला तो आपका शामिल था गृधकुट जो है पर्वत। ठीक है, और ये चूंकि गिद्ध के आकार का लगभग है तो इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। ठीक है, सुजाता कोटी भी बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सुजाता मंदिर या सुजाता नाम से एक जो है विनम्र आदिवासी स्त्री को ये समर्पित था। ठीक है, तो ऐसे में ये भी सही है। यहाँ पे जो रामभर स्तूप है ये बिहार में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है आपको? ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए,
भारत में निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश को की दो राजधानियां थी? दो राजधानियां, शक, पुष्यभूति, कुषाण या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि दो राजधानियां कौन से राजवंश का था। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुषाण। ठीक है, देखिए कुषाण में देखेंगे तो एक मथुरा में और एक पेशावर में, दो राजधानियां थी इन लोगों की। अगला, बिहार के किस जिले में हाल ही में किदेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की जो है सांस्कृतिक गतिविधियों का साक्ष्य मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, गया, नालंदा, जमुई या कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर आप लोग कर लेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जमुई। बिहार का जो जमुई जिला है, ये आपको पता ही है कि भगवान महावीर का जो है जन्मस्थली जो लछुआर है उसी के निकट एक गिद्धेश्वर पर्वत है। ठीक है, और यहीं पे जो है आपको पुराने समय की मानव संस्कृति की एक झलकी अपने को देखने को यहाँ पे मिली है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 63। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में, कब वापस ले लिया गया था? 1922 में। वजह क्या था? चौरी चौरा का घटना। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 जो है फरवरी आपका 1922 को। और इस घटना के बाद ये जो है इनके द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है, 12 फरवरी जो है 1922 को ये जो है वापस ले लिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है? काफी आसान सा प्रश्न है, बहुत बार अभी आपके एग्जाम में पूछा गया। इंडिया डिवाइडेड एक किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, बाकी पुस्तक वगैरह भी कुछ क्वेश्चन पुस्तक वगैरह से आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का स्थापना किया था? दलित वर्ग यानी आपका डिप्रेस जो है क्लास एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर। आपको आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, यहाँ पे दलित कर लीजिएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बाबा रामचंद्र जो है किस आंदोलन के जो है नेता थे? मलाबार क्षेत्र में मोपला, पूर्वी बंगाल में पावना आंदोलन, अवध में किसान या कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। बाबा रामचंद्र जो है अवध के किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, प्रश्न संख्या जो है 67 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गलत यहाँ बताना है आपको। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर में सेना रखने के लिए किले का निर्माण कराया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में एकत्रित कर जो है सेना के भरण पोषण के लिए किया कर जाता था। उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन पे स्थान एकता के रूप में जो है भुगतान किया, या कोई नहीं या एक से अधिक। ये देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि उसने अपने सैनिकों के नगद वेतन पे स्थान एकता, यानी नगद वेतन के स्थान पे स्थान एकता के रूप में भुगतान करता था। ये गलत हो गया। ठीक है, वो जो है अपने सैनिकों के जो वेतन एकता था उसके स्थान पे नगद देना, नगद देने का काम करता था, ऐसे में गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68। ये सुमेलित करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। 1 मिनट। देखिए, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। अच्छा प्रश्न है, सही करने का प्रयास कीजिए। देखिए, किताबुल हिंद किसका था आपको? अल बरूनी का, एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, रिहला जो है किसका हो गया? आपका इब्ने बतूता। अकबरनामा आपको पता ही है। ठीक है, अबुल फजल। और बादशाहनामा लाहौरी। ये 3, 1, 2, 4 ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। किस देश ने 14वें जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ठीक है, आंसर करें। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? चीन। 14वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली किया गया। ठीक है, चीन के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है?
मछली, सुअर, भैंस, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए हड़प्पा स्थल में देखेंगे आपको बकरी, भैंस, सुअर इस सब का यहाँ पे तो अस्थिया मिला है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। अगला देखें। अगला प्रश्न संख्या 71। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न तो दिख रहा होगा, सुमेलित करें इसे। देखिए अलूरू जो है सीताराम राजू, ठीक है, ये रंपा विद्रोह से। बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत जो झारखंड में, ये आपको लड़काना जो है, लारका जो विद्रोह था उससे जुड़े हुए थे। ऐसे में एक हो जाएगा गोविंद गुरु, ठीक है, ये जो गोविंद गुरु थे आपको, गोविंद गुरु आपका भगत आंदोलन से, और लक्ष्मण नाइक जो है रंपा से, ठीक है। लक्ष्मण नाइक जो है रंपा से नहीं, कोरापुट से थे, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए इसको जूम इन ही करना पड़ेगा, ऑप्शन पूरा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया, आपको आंसर जो है बताना है। अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए भूवर्गीकरण के अनुसार, इसका ऑप्शन हो सकता है कहीं नेक्स्ट पेज पे हो। हाँ, ऑप्शन इसका यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए अकबर के समय जो शासनकाल के दौरान भूवर्गीकरण किया गया था, पुलज वह जमीन थी जिसे एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परती वह जमीन थी जिस पे कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि अपने खोई हुई ताकत को वापस कर ले। चचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर वह जमीन थी जिस पे 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई, ठीक है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे, देखिए पोलज क्या होता था उस समय, अकबर के शासनकाल की बात है, ठीक है। पोलज वैसा जमीन था जिसमें जो है एक के बाद हर एक फसल जो है सालाना खेती, कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। ऐसे में तो आपका सही हो जाएगा। परौती जो है कैसा जमीन था, तो यहाँ पे जो है 3 या 4 वर्ष तक जो है इसको खाली छोड़ दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कुछ दिनों के लिए खेत को रोक दी जाती थी ताकि वो कोई वो अपने शक्ति को वापस ले सके, ठीक है। चच्चर जो है कैसा था, तो ऐसा जमीन था जहाँ 3 या 4 वर्ष के लिए इसको खाली छोड़ा जाता था, ठीक है। देखिए मैं शायद गलती यहाँ पे बता दिया। देखिए जो परती, अभी परती वगैरह भी आप नाम सुनते होंगे, तो परौती कैसा जमीन था जो कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो चच्चर कैसा था जो इसको 3 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो चुका है, तो ऐसे में तो आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? सूफी संतों के बातचीत का वर्णन कौन करता है? कश्फ उल्फ, महजूब, मलफुजात, मकतूबात या तजकीरा। तो सही आंसर है आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 74। तैल चित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए जूम इन नहीं करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपको सही है। देखिए भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज जो है एक पुरातत्वविद जो है आर्किवोल्ड जो है करलाइद के द्वारा किया गया। उत्तर पुष्ट जो है पूरा प्रशांत चरण में चित्र रैखिक निरूपण है। ताम्र प्रशानी युग में लाल और पीले रंग का उपयोग करने के लिए चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे आपको सही बताना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। भारत में जो है शैली चित्रों की पहली बार खोज जो है 1867-68 में एक पुरातत्वविद थे, क्या नाम इनका, करलाइन, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। उत्तर जो है पूरा प्रशांत चरण में देखेंगे तो चित्र जो है हरे और गहरे लाल रंग के रैखिक निरूपण इनका होता था, ठीक है। ताम्र प्रशांत काल में देखेंगे तो हरे और पीले रंग का उपयोग अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे लाल और हरा दिया है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 और 2। 75 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलार कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया? ये जो है इंडियन ऑयल जो है कॉर्पोरेशन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे में हम लोग 75 प्रश्न फिनिश कर लिए, ठीक है। तो देखिए आपका मंथ अब जो सितंबर होगा वहाँ पे हम लोग डेली एक फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको एक फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पे करा दे।
बाकी अभी आपके लिए जैसे मैं बताया हूँ डेली 9 बजे जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, डेली 9 बजे जो है टीटीएस में, टीटीएस में आपको बीपीएससी से रिलेटेड जो है कंटेंट मिलते रहेगा, बीपीएससी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में जो है अभी आरओ से रिलेटेड कंटेंट जो मिल रहा है, संडे को जो है यूपीएससी के लिए जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सभी के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और सारा जो है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो भी अभी तक किया जा रहा है, हमारा टारगेट ये है कि जो भी उपलब्धता बेहतर से बेहतर आपके लिए हो सकता है, जिससे आप आसानी से रिजल्ट बना सकें, वो हम आपके लिए उपलब्ध कराएं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।